हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आर एस खुरमी के सॉल्यूशंस का, तो आर एस खुरमी के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से चालू करेंगे और ये पहला लेक्चर है। और दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। जो डायग्राम्स जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है आर एस खुरमी में कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत तरीके से लिखे हुए हैं, कुछ के गलत आंसर दिए हुए हैं। सारे जो एम्बिग्यूटीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी, एरर्स दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ऑर्थोगोनल कटिंग की बात कर रहा है, तो अ कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। बिल्कुल ये ऑर्थोगोनल कटिंग में होता है। दूसरा है, द कटिंग फोर्स अकर्स इन टू डायरेक्शन ओनली। तो बिल्कुल यही है, 2D फोर्सेस आपके ऑर्थोगोनल कटिंग में देखने को मिलेंगे। द कटिंग एज इज वाइडर देन द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। तो ये सब कुछ सही है, डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ऑर्थोगोनल मशीनिंग का डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप। ये वर्कपीस था ओरिजिनल और ये हमारा टूल है। और जैसे ही इस टूल ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वर्कपीस उस डायरेक्शन में जाएगा, ये टूल जो है वो ट्रैवल करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो आप कुछ भी देख सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो चिप का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये आपको फाई देखने को मिलेगा, जिसको हम शीयर एंगल कहते हैं। ओके, और ये जो टूल बना रहा है नॉर्मल टू द वर्कपीस की जो ये जो सरफेस है, इसके साथ यहाँ पे ये आपको अल्फा देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं बैक रेक एंगल। ओके, और यहाँ पे आपको ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो बीच की जहाँ पे मैंने रेड से पूरा भर दिया है, इसके बीच का जो एंगल होगा ये आपका रिलीफ एंगल होगा। ओके, रिलीफ एंगल होगा। तो जब ये टूल इस तरीके से ट्रैवल करेगा तो आप यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये जो चिप है ये इस डायरेक्शन में जाएगी और चिप की जो वेलोसिटी होगी वो जो टूल की वेलोसिटी होगी, कटिंग वेलोसिटी जो होगी, उससे परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा। ओके, जो टूल की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है डेप्थ ऑफ कट से। जो टूल की विड्थ है ये आप देख सकते हो, इतना बड़ा टूल है और जरा सी ये विड्थ ऑफ कट है। 2 डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे आपके, क्यों? एक होगा आपका इस डायरेक्शन में और एक होगा वाई डायरेक्शन में। तो आपके 2 डायरेक्शन में ही आपके यहाँ पे फोर्सेस होंगे। ऑन द अदर एंड आप ऑब्लिक कटिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे परपेंडिकुलर थी विड्थ ऑफ कट के, यहाँ पे एक एंगल बनाएगी। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से यहाँ पे ये एंगल कम होगा। ओके, चिप जो है यहाँ पे परपेंडिकुलरली जा रही थी, यहाँ पे एक एंगल पे जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है ऑब्लिक और ऑर्थोगोनल कटिंग के बीच में। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिख भी दिया है। कटिंग एज जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी, यहाँ पे इंक्लाइंड होगी एट एन एंगल ऑब्लिक के केस में। कटिंग एज जो होगी वो वाइडर देन द वर्कपीस विड्थ होगी और एक्सटेंड होगी बियॉन्ड द वर्कपीस ऑन द आइदर साइड। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं ये जो टूल की थिकनेस है, ये टूल की जो विड्थ है वो वर्कपीस की विड्थ से काफ़ी ज़्यादा है। तो टूल की जो है वो वाइडर होगा वर्कपीस पे और एक्सटेंड होगा दोनों साइड पे। तो यहाँ पे भी एक्सटेंड होता हुआ आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, और जो विड्थ होगी वर्कपीस की वो डेप्थ ऑफ कट से काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये भी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे हैं उसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आप ऑर्थोगोनल की केस में याद कर लीजिए, उल्टा होगा यहाँ पे। एक और चीज़ जो आपको नहीं पता होगी, टूल लाइफ जो होती है ऑर्थोगोनल कटिंग में कम होती है, ऑब्लिक कटिंग में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्लिक कटिंग ही होती है, पर ऑब्लिक कटिंग को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे उसके अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं हम ऑर्थोगोनल कटिंग मान के। और चिप जनरेशन का जो फ्लो होगा वो रेक सरफेस के ऊपर होगा और चिप वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी कटिंग एज के। ओके, और कटिंग फोर्स जो होंगे वो 2 डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे 3 डायरेक्शन में होंगे। इन ऑर्थोगोनल कटिंग द डेप्थ ऑफ कट आदि कर दी है, डेप्थ जो है वो d/2 हो गई है। फिर बोल रहा है जो फीड है, फीड रेट जो है फीड वो हो गया है डबल, तो 2 टाइम्स हो गया है। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। तो आपको बताना है अगर चिप थिकनेस रेशियो अनइफेक्टेड है तो चेंज इन कटिंग कंडीशन बताना है। तो चिप थिकनेस रेशियो जो R होता है वो होता है T/T C, यानी कि थिकनेस
ओरिजिनल थिकनेस ये जो है वो ओरिजिनल है, नीचे वाली जो है वो चिप की है, ठीक है, चिप की थिकनेस है, और यहाँ पे लेंथ चिप की है और ये ओरिजिनल लेंथ है। वेलोसिटी ऑफ चिप वेलोसिटी ये कटिंग वेलोसिटी है। फाई जो है वो यहाँ पे शेयर एंगल है। तो ये फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर ये बात करना ऑर्थोगोनल कटिंग की, ऑर्थोगोनल कटिंग की अगर बात हो रही है तो ध्यान से अपने नोट्स में भी कहीं लिख लेना अगर आपको डाउट हो। ऑर्थोगोनल कटिंग की अगर बात हो तो यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो डेप्थ ऑफ कट के बराबर होगी। तो डेप्थ ऑफ कट ही थिकनेस के बराबर होगा ऑर्थोगोनल कटिंग में। अगर यहां पे लिखा होता टर्निंग, अगर टर्निंग लिखा होता तो थिकनेस जो होती है वो होती है आपकी एफ साइन लेमडा के बराबर, एफ साइन लेमडा। ओके, तो लेमडा क्या होता है? प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। लेमडा क्या होता है? प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। अब बताओ यहाँ पे ऑर्थोगोनल कट की बात हुई है तो मेरे डेप्थ ऑफ कट अगर आधा हो गया है तो जो एक्चुअल चिप थिकनेस है वो भी क्या हो जाएगी? चिप थिकनेस भी आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर ये आधी होगी तो इसको भी आधा होना पड़ेगा। और 1/h को चिप रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। कई बार आपसे हो सकता है कि ये भी पूछ ले, तो इसको भी ध्यान रखना। ये h जो h है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, r जो है वो 1 से छोटा होगा। ये वाला फॉर्मूला जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। एग्जाम कोई सा भी हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इवन बड़े बड़े एग्जाम्स, EAC गेट जैसे एग्जाम्स में भी डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है, तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ अ मेटल द कटिंग एज ऑफ द टूल इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्लिक कटिंग की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू वर्कपीस नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल भी नहीं होगी, पैरेलल भी नहीं होगी, इंक्लाइंड होती है एट एन एंगल 90 डिग्री से कम पे। ओके, तो मैंने डायग्राम पे भी आपको दिखाया था, उसको भी आप जाके पीछे देख सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। तो डिसकंटिन्यूअस चिप आपको ब्रिटल मटेरियल के केस में देखने को मिलेगी, जैसे कि कास्ट आयरन वगैरह की आप मशीनिंग करेंगे तो आपको हमेशा ब्रिटल मटेरियल डिसकंटिन्यूअस चिप देगा। ओके, डक्टाइल मटेरियल अगर होगा उसकी मशीनिंग करेंगे, जैसे आप टर्निंग करेंगे तो आपको कंटिन्यूअस चिप देखने को मिल सकती है। बिल्टअप एज के साथ भी देखने को मिल सकती है। बिल्टअप एज में क्या होता है? टूल के ऊपर एक तरीके से वेल्डिंग हो जाती है वर्कपीस की। जब वेलोसिटी मीडियम रहती है, कम रहती है, और टूल जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रहता है, तो क्या होता है कि जो टूल के ऊपर वर्कपीस का मटेरियल चिपक जाता है। हाई टेम्परेचर होता है, मेल्ट करता है और चिपक जाता है, एक ओम्ब्रे फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर टूल होगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो वर्कपीस है वो चिपक जाएगा। इससे क्या होगा? रेक एंगल बढ़ जाएगा, टूल थोड़ा मोटा हो जाएगा। इससे वैसे टूल की लाइफ बढ़ जाती है, टूल की लाइफ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, पर सरफेस फिनिश वगैरह खराब हो जाती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और सी दोनों हो सकते हैं, तो करेक्ट कौन सा होगा? डी ऑप्शन, एनी ऑफ द ए और सी। कंटिन्यूअस चिप विद द बिल्डअप एज कैन बी फॉर्म्ड। कंटिन्यूअस चिप चाहिए विद द बिल्डअप एज, तो वो आपका डक्टाइल मटेरियल में देखने को मिलेगा, डक्टाइल मटेरियल के केस में देखने को मिलेगा। Which of the following factor is responsible for the formation of discontinuous chip? अगर discontinuous chip चाहिए तो discontinuous chip के लिए आपके पास होनी चाहिए लो कटिंग स्पीड, लो कटिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है। और रेक एंगल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, रेक एंगल ज्यादा है और आपके पास अगर कटिंग स्पीड भी कम है तो आपको डिसकंटिन्यूअस चिप देखने को मिलेगी। 7वां का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाई कटिंग स्पीड है, लार्ज रेक एंगल है, हाई कटिंग स्पीड, लार्ज रेक एंगल, तो आपको मिलेगी यहाँ पे कंटिन्यूअस चिप। और एंगल अगर कम होगा तो आपको, और स्पीड जो होगी वो मीडियम होगी या स्लो होगी, मीडियम होगी, तो आपको देखने को मिलेगा बिल्टअप एज। पर यहाँ पे हाई स्पीड है, लार्ज रेक एंगल है, कंटिन्यूअस चिप। नेक्स्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस चिप विद बिल्डअप एज एंगल। तो मैंने बोला लो कटिंग स्पीड, मीडियम भी चल सकती है, मीडियम भी चलेगी, लो भी चलेगी, और स्मॉल रेक एंगल होना चाहिए। बी ऑप्शन 9th के केस में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें, इन अ कंटिन्यूअस चिप कटिंग द मैक्सिमम हीट इज टेकन बाय। तो टूल के पास जाती है क्या मैक्सिमम? नहीं, मैक्सिमम जो जाती है वो चिप के पास जाती है, चिप ले जाता है मैक्सिमम हीट। तो यहाँ पे नो ऑप्शन होगा, 10th का बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो
चिप के पास अगर कम स्पीड है तो 70% तक जाती है, ज़्यादा स्पीड पे 80% तक चली जाएगी। फिर टूल में 15% कम स्पीड पे, ज़्यादा होगी तो 10% जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा जो हीट है वो चिप के पास जाएगी। ओके, तो आप इस तरीके से ये चार्ट देख सकते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड चार्ट है, आई होप आपको पता ही होगा, पर फिर भी लगा दिया मैंने। इन कंटिन्यूस चिप कटिंग द मैक्सिमम हीट जो है वो आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम हीट जा रही है वो कटिंग स्पीड पे डिपेंड कर रही है। ये जो ग्राफ है कटिंग स्पीड वर्सेस हीट जनरेशन का है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। फिर है द कंटिन्यूस चिप्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉइल एंड सेम थिकनेस थ्रू आउट। तो बिल्कुल सही है, कंटिन्यूस चिप में आपको ऐसी गोल गोल चिप देखने को मिलेगी जब कटेगा तो, ठीक है। इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस, तो ऑब्लिक कटिंग में तो यार ऑब्लिक कटिंग में हम कुछ श्योर नहीं होते, तो वो मे नॉट अकर एट द मिडल होगा, मे नॉट अकर एट द मिडल। पर अगर ऑर्थोगोनल है तो मैक्सिमम चिप थिकनेस आपको मिडल पे ही देखने को मिलेगी। इन ऑब्लिक कटिंग द कटिंग एज ऑफ द टूल, ऑब्लिक कटिंग के केस में जो टूल है वो मे और मे नॉट क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्क पीस। पर ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में क्या होता था, हमने देखा था अगर इस तरीके से हमारा वर्क पीस है तो टूल उससे काफी बड़ा हुआ करता था, और जब ये टूल इस पर ट्रैवल करता था तो ये दोनों साइड वहां से क्लियर करता था और ओवरहैंग करता हुआ था एक तरीके से, ठीक है। यहां पे हमने देखा था ना, पीछे देखा था, ये देख सकते हैं दोनों साइड ओवरहैंग कर रहा है, इसमें भी ओवरहैंग कर रहा है, पर जरूरी नहीं है इसका ओवरहैंग करना, पर ऑर्थोगोनल के केस में वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम। तो सारी चीजें हम पढ़ी चुके हैं। कटिंग एज जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी, बिल्कुल। कटिंग एज जो होगी वो क्लियर करेगी वर्क पीस बोथ द एंड पे, बिल्कुल। और चिप फ्लो करेगी टूल फेस पे, डायरेक्शन चिप फ्लो का जो होगा वो नॉर्मल टू द कटिंग एज होगा। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर, तो ऑर्थोगोनल में मिडिल पे होगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, 16 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द वैल्यू ऑफ शियर एंगल इन कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन। शियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो आपका देखा था आपने, tan phi इज इक्वल टू क्या होता था, tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin अल्फा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। r जो क्या होता है, t बाय TC के बराबर होगा। तो जो मैंने बताया था टर्निंग के केस में क्या हो जाएगा, टर्निंग के केस में फीड आपकी थिकनेस बताएगी, एफ साइन लैम्डा बताया था। ऑर्थोगोनल होगी तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी फीड आपकी थिकनेस के बराबर होगी। और चिप थिकनेस तो यहाँ पे है ही, रेक एंगल भी है इस फॉर्मूले में, तो आपका जो शियर एंगल है वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग की बात करें तो जो कटिंग एज एंगल होगा वो इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, बिल्कुल, विद द नॉर्मल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के नॉर्मल से 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। मोर देन वन कटिंग एज इज एन एक्शन, बिल्कुल हो सकता है। और चिप जो फ्लो होगी वो भी 90 डिग्री से कम के एंगल पे होगी, ठीक है, विद द कटिंग एज। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके ऑब्लिक कटिंग के लिए। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द नहीं, इन ऑब्लिक कटिंग टूल में और मे नॉट जनरेट द सरफेस पैरेलल टू वर्क पीस। तो बिल्कुल सही है, जनरेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इन ऑब्लिक कटिंग मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर्स एट द मिडल, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इन एडिशन अगर लेड, सल्फर, फॉस्फोरस अगर लो कार्बन स्टील में मिला दें तो उससे क्या होता है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है, चिप ब्रेकेज भी होगा और बिल्टअप एज का फॉर्मेशन भी घटता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सल्फर हम तभी मिलाते हैं, ध्यान रखना, रीसल्फराइज्ड स्टील बनाया जाता है, पर सल्फर तभी मिलाएंगे जब अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, मैंगनीज हो। अगर मैंगनीज हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है तो सल्फर मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके एक मैंगनीज सल्फाइड बना लेता है, और मैंगनीज सल्फाइड जो रहता है ना वो आपका आइसोलेटेड फेस में होगा। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम्स में ऐसे ही वर्ड आ सकते हैं, ये बुकिश लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड बुक्स में यही वर्ड लिखे हुए हैं, तो इन वर्ड्स को
नोट डाउन कर लेना, याद रख लेना। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डिट्टो ये वर्ड्स दिख जाएंगे। तो ये आइसोलेट फेज में होगा। आइसोलेटेड फेज क्या होने के कारण क्या होगा कि ये डिसकंटिन्यूटी फॉर्म करेगा। मतलब अगर बाकी सारे मटेरियल ऐसे ऐसे एक लाइन में ना, तो ये कहीं आइसोलेटेड फेज में ऐसा पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूटी फॉर्म करेगा। जहां पे डिसकंटिन्यूटी फॉर्म करेगा वहां पे चिप ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जब चिप ब्रेकिंग हो जाएगी तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और जब कंटिन्यूसली ये होगा ही नहीं, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, तो बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये और मशीनेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर की जगह अगर हम टेलेरियम डाल देंगे, टेलूरियम अगर मैं डाल दूंगा, टेलूरियम अगर मैं डाल दूंगा, इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसमें सेलेनियम डाल सकता हूँ, तो ये सेम काम करेगा। ठीक है, सेलेनियम भी अगर मैं डाल दूंगा तो ये सेम तरीके से काम करेगा। लेड स्टील डाली जाती है, वैसे लेड थोड़ा टॉक्सिक होता है तो नॉर्मली अवॉइड करते हैं इसको। तो आजकल लेड फ्री हम स्टील यूज़ करते हैं, क्योंकि टॉक्सिक भी होता है, पॉल्यूटेंट भी होता है, लेड की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। मैगी में भी निकल आया था, तो जो बवाल हो गया था उसके पीछे। इसके अलावा लेड की अगर हमको रिप्लेस करना है तो लेड की जगह हम टिन डाल सकते हैं, टिन डाल सकते हैं, बिस्मथ डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं मशीनेबिलिटी इंक्रीज कराने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद फॉस्फोरस भी डालते हैं, तो फ्री फॉस्फोराइज स्टील बनती है। और फॉस्फोरस जो है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है। और चिप जो है, चिप फॉर्मेशन, सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है अगर हम फॉस्फोरस डाल देते हैं। इसके अलावा कैल्शियम डीऑक्सीडाइज स्टील भी बनाई जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम सिलिकेट वगैरह हम कैल्शियम डाल देते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट वगैरह बना लेता है सल्फर की प्रेजेंस में। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, टूल टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अपन कार्बन वगैरह डाल देंगे ना, कार्बन होगा या अकेला मैंगनीज पड़ा हुआ है उसमें, तो फिर वो दिक्कत करेगा। ओके, तो वो कार्बाइड वगैरह फॉर्म कर लेता है, कार्बन वगैरह ज़्यादा होता है तो मशीनेबिलिटी कम हो जाती है। तो कार्बन की वजह से मशीनेबिलिटी हमेशा कम होगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बोरॉन वगैरह है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऑक्सीजन है तो फिर वो इम्प्रूव करेगा मशीनेबिलिटी। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, नाइट्रोजन रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन ये सब रिड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है ना, वो सारी चीज़ें ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लेना। सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल हो नहीं पाता दोस्तों। इन डिटरमाइनिंग द वेरियस फोर्सेस ऑन द चिप, मर्चेंट ने क्या क्या एजम्पशंस लिए। मर्चेंट ने, ये मर्चेंट थ्योरी है जिससे अपन फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं, आई होप आपने पढ़ी होंगी। कटिंग एज जो होती है वो टूल जो है वो शार्प है और कोई भी फ्लैंक का कांटेक्ट नहीं होता वर्कपीस के साथ। यानी कि अगर ऐसा टूल है हमारे पास और ये हमारे ये चिप इस तरीके से बन रही है कुछ इस तरीके से, और ये हमारा वर्कपीस है, तो ये जो फ्लैंक सरफेस है इसे क्या बोलते हैं, फ्लैंक। तो फ्लैंक का कोई भी कांटेक्ट इस मेटल के साथ नहीं हो रहा है, इस वर्कपीस के साथ नहीं हो रहा, और ये क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, यहाँ से अल्फा मेजर करते हैं, यहाँ रिलीफ एंगल होता है, ये वेज एंगल होता है। ओनली कंटिन्यूस चिप विदाउट बिल्डअप एज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही। और कटिंग वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारे एजम्पशंस थे, याद रख लीजिए। आर.एस. खुरमी के एजम्पशंस हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये एजम्पशंस देखने को मिलते हैं। वर्क मटेरियल बिहेव लाइक आइडियल प्लास्टिक, थ्योरी इन्वॉल्व्स मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। जो आपकी शियर है और बीटा फ्रिक्शन एंगल जो है वो आपके कांस्टेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट है शियर एंगल के। और सिंगल शियर प्लेन थ्योरी पे बेस्ड है। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली ऑन द शियर प्लेन, और डिफॉर्मेशन जो होगा वो 2 डायमेंशन में होगा। तो ये सारे एजम्पशंस भी दिमाग में रखिए। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एजम्पशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजम्पशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एजम्पशंस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 23 क्वेश्चन। देखते हैं। कास्ट आयरन है तो डक्टाइल है, कास्ट आयरन सॉरी ब्रिटल है, हाईली ब्रिटल है। ब्रिटल होगा तो डिसकंटिन्यूस चिप्स ही बनाएगा। ओके, अगर डक्टाइल होता तो कंटिन्यूस चिप बना सकता है। ठीक है। माइल्ड स्टील ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूसेस, माइल्ड स्टील है अगर मशीनिंग कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ी एम्बिग्यूटी है। मशीनिंग कर रहे हैं चलो ठीक है, कंटिन्यूस चिप बनाएगा, माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है। पर अगर माइल्ड स्टील है और अगर आप मिलिंग कर देंगे तो मिलिंग करेंगे तो यार मिलिंग में मल्टी टूल प्रोसेस है ना, उसमें तो मल्टी टूल इन एक्शन होता है। तो मिलिंग के केस में आपको हमेशा डिसकंटिन्यूस चिप ही मिलेगी, कंटिन्यूस तो हो ही नहीं पाएगी। मल्टी एजेस काम कर रही हैं तो कंटिन्यूस चिप निकलती नहीं है ना। तो वहां उस केस में आपको हमेशा डिसकंटिन्यूस चिप ही मिलेगी, चाहे मटेरियल डक्टाइल हो चाहे ना हो, ब्रिटल हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रोसेस ही ऐसी है कि कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन नहीं हो पाता आपके मिलिंग वगैरह के केस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रख लेना। When the cutting edge of the tool is dull, जब कटिंग एज टूल की डल है मतलब शार्प नहीं है, मतलब कि कटिंग जो रेक एंगल है वो कैसा है, बड़ा, लार्ज नहीं है। लार्ज होता तो आपका क्या होता, शार्प एज होती है। स्मॉल है और आपका डक्टाइल मटेरियल है, पॉसिबिलिटी का एक ही है, बिल्ट अप एज कंटिन्यूअस चिप। डक्टाइल मटेरियल है तो कंटिन्यूअस चिप और बिल्ट अप एज फॉर्मेशन की वजह से, तो ये सी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया, ये डक्टाइल मटेरियल वगैरह मैंने इसमें अलग से डाला है, क्योंकि अगर ब्रिटल बुक में इतना ही दिया हुआ था, अगर टूल डल है तो मशीनिंग के दौरान क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यार, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो फिर तो डिसकंटिन्यूअस चिप हो जाएगी। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना कि डक्टाइल है, तब जाके हमारी कंटिन्यूअस चिप बन सकती है, और टूल डल है इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन होगा। इफ द कटिंग स्पीड इज इंक्रीज, अगर कटिंग स्पीड अगर को हम इंक्रीज करा देंगे तो देखिए क्या होता है ना कि जब बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन होता है ना तो कुछ वेल्डिंग की तरह प्रोसेस होती है। वेल्डिंग करने के लिए आपको कुछ एक टाइम चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए, ताकि वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेज में जा सके। मैं मेल्ट करना बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर हाँ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ताकि वेल्डिंग जैसी जो पॉसिबिलिटी है वो बन पाए। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। टाइम कब मिलेगा, जब स्पीड कम होगी। ऑब्वियसली स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा मिलेगा, पर अगर एकदम से स्पीड बढ़ा दोगे तो बिल्ट अप एज का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, और बढ़ाते ही जाओगे तो वो रिमूव हो जाएगी। तो अगर आपको बिल्ट अप एज हटानी है तो आप क्या करो, रेक एंगल को बढ़ा दो, स्पीड भी बढ़ा दो। क्या कम करो, फीड कम कर दो, डेप्थ ऑफ कट कम कर दो, है ना, लुब्रिकेंट बढ़ा चढ़ा के यूज करो, तो आपका बिल्ट अप एज गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें बोली हैं ये भी ध्यान में रखना। बिल्ट अप एज को रिड्यूस करना है तो किस तरीके से करेंगे, स्पीड बढ़ा दो, रेक एंगल बढ़ा दो, कम क्या करोगे, फीड और डेप्थ कम कर दो, है ना, लुब्रिकेंट यूज करो भर भर के, टेम्परेचर जान ही नहीं दो उतना कि वेल्डिंग की पॉसिबिलिटी बने। ठीक है, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन शियर एंगल इज द एंगल मेड बाय शियर प्लेन। तो शियर एंगल जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल यानी कि कटिंग वेलोसिटी के साथ बनता है। ठीक है, मैंने दिखाया भी था, यहाँ पे फिर से भी दिखा देता हूँ। ये जो टूल है ना, ये टूल इसकी देख रहे हो, ये v वेलोसिटी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी v वेलोसिटी, इसके साथ इस वेलोसिटी के साथ ये जो शियर प्लेन का एंगल है ये आपको शियर एंगल देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो चिप है जो इस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में, जो सरफेस के पैरेलल जाएगी, तो वो चिप वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको चिप वेलोसिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये अल्फा बनेगा। ओके, तो बाकी सारी चीजें भी हैं वो हम देख लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन मेटल कटिंग यूज ऑफ लो फीड एंड हाई कटिंग स्पीड। देखो, फीड जो है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है आपके सरफेस फिनिश के केस में। दोस्तों, आपने जितने भी फॉर्मूले देखे होंगे सरफेस रफनेस के, मैं आपको दिखाई देता हूं। सरफेस रफनेस का फॉर्मूला देखो, पीक टू वैली, ये आपका आइडियल सरफेस के केस में है। तो आपको देख रहा है यहाँ पे फीड, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी ध्यान से स्टार मार्क करके रख लो। ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट, ईएसी, हर जगह ये कुछ फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे पीएसयूज के एग्जाम्स में, एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और इन पे बेस न्यूमेरिकल अगर बन पाएगा, जैसे बार के एग्जाम में बन सकता है। ओके, हो सकता है इनकी वैल्यू दे दे या कुछ भी करके न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। मगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे हर जगह फीड है, तो रफनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी सरफेस फिनिश कम हो जाएगी। ओके, रेसिप्रोकल है ना, रफनेस ज्यादा होगी, जितना ज्यादा रफ होगा उतना कम सरफेस फिनिश होगी। तो देखो, रफनेस के केस में आपको हर जगह देखने को मिलेगा फीड। तो अगर आप फीड को, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा है फीड को कम कर दोगे, लो फीड है और हाई कटिंग स्पीड है, तो आपकी सरफेस फिनिश इंप्रूव होगी। तो जब भी आपको सरफेस फिनिश इंप्रूव करनी है, फीड को कम करो, स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट बात करें, द वेलोसिटी ऑफ द टूल रिलेटिव टू वर्कपीस। वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू वर्कपीस, ये आपकी कटिंग वेलोसिटी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ टूल along the tool surface। वेलोसिटी ऑफ टूल along the tool surface, यार वेलोसिटी ऑफ चिप होगी यार, यहाँ पे मेरे ख्याल से वेलोसिटी ऑफ चिप along the tool face is known as चिप वेलोसिटी। 30 का बी हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन है यार, ये टूल की जगह चिप होगा, ये बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक में तो कुछ दिक्कतें हैं और उन्हीं दिक्कतों को हटाने के लिए मैं हूँ।
तो ये वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।